Now see some results of Cartesian products. ठीक है, you know these results या these points they are very important while solving the problems which are depends upon the concept of this Cartesian product. एंड जो प्रॉब्लम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं वहाँ पे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो रूल्स है, जो रिजल्ट्स है या जो पॉइंट्स है, जो कॉन्सेप्ट है, ये यूज़ होते हैं, इसलिए इसको समझना है। पहला पॉइंट क्या है, इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5। यानी देखो अपन दो या दो से अधिक सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या कंटेंट होते हैं ये भी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो अगर अपन दो या दो से अधिक सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं तो मान के चलो दो सेट्स का, दो या दो से अधिक सेट्स का, या मेनली मान के चलो दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते समय या लिखते वक्त उन दो सेट में से कोई एक सेट अगर टोटली एम्प्टी है, मतलब खाली है, ए एम्प्टी है, बी नॉन एम्प्टी है, या फिर ए नॉन एम्प्टी है, बी एम्प्टी है, यानी अपन इन दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं, लेकिन दो सेट में से कोई एक सेट अगर टोटली एम्प्टी है तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी एम्प्टी आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मतलब एक थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करते वक्त, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का भी यूज़ होता है। जनरली मोस्टली अगर देखा जाए तो थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इस पॉइंट का या इन पॉइंट्स का, इन रिजल्ट्स का यूज़ होता है। तो ये याद रखो कि जिन दो सेट्स का अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं उन दो सेट में से कोई एक सेट अगर टोटली एम्प्टी है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी होता है। सेकेंड थिंग का ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है। राइट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है, एंड ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसमें क्या डिफरेंस है? अभी अपन ने देखे हैं या मैंने बताया है कि तीन या तीन से अधिक सेट्स का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है तो किस तरह से लिखते हैं। तो तीन या तीन से अधिक सेट्स का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है तो कैसे लिखते हैं, तो एक साथ तीनों सेट्स का या तीन से अधिक सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट मत लिखो। अगर आपको तीन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है या तीन से अधिक सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 से स्टार्ट करो। ठीक है, पहले 2 सेट का लिखना, फिर 3 सेट का, फिर 4 सेट का, इन दिस वे कंटिन्यू, एक एक सेट आप बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ये जो पहला टर्म है इसमें 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो जस्ट आई टोल्ड यू कि एक साथ आप तीनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट मत लिखो, पहले ए क्रॉस बी का लिखो, इसका जो भी आंसर आएगा वो सी के साथ लिखना। तो इसमें ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ब्रैकेट में ए क्रॉस बी लिखा है, यहाँ पे एक साथ तीनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, और यहाँ पे पहले ब्रैकेट का लिखना है, पहले ब्रैकेट का आंसर निकालना है, उसके बाद सी के साथ लिखना है, यानी बॉडमास रूल है। ठीक है, बॉडमास रूल के हिसाब से सबसे पहली प्रायोरिटी ब्रैकेट को जाती है, तो पहले ब्रैकेट का आंसर निकालेंगे। ब्रैकेट का आंसर निकालेंगे इन द सेंस ब्रैकेट के अंदर ए क्रॉस बी लिखा है, तो पहले इन दो सेट्स का अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे और उसके बाद सी के साथ लेंगे। यहाँ पे पहले बी और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद ए के साथ लिखेंगे। यानी इस तरह से लिखो, इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, तीनों का आंसर एक ही आता है। इसलिए मैंने बताया कि 3 या 3 से अधिक सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते समय 2 से स्टार्ट करने का। इसमें ए और बी अगर ये फाइनाइट सेट्स है, फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि इफ देर इज कंटेन एक डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ देर इज कंटेन डिफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स called as a finite set, otherwise infinite। यानी जिन सेट्स में एक डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेंट होते हैं उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। तो इसमें n ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू n ऑफ a इंटू n ऑफ b, ये भी मैंने आपको प्रॉब्लम में बताया था कि अपने को
अपन जिन दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उन दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट, वी विल गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, फॉर दैट we will get the what number of elements of those two Cartesian product, ठीक है। सेकेंड है ABCB3 फाइनाइट सेट्स, ठीक है। सेम थिंग, अगर अपने को दो सेट्स के लिए मतलब दो कार्टेशियन सेट अपने को दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, तो उन दोनों सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन करो। अगर तीन सेट्स के लिए या तीन सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, तो इंडिविजुअली उन तीनों सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन करो। देन इफ A इज इक्वल टू B, देन A क्रॉस B इज एक्सप्रेस्ड एज A स्क्वायर, दस A स्क्वायर इक्वल टू A इंटू A, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो कि पहला क्या है, A इक्वल टू बी है। अब A इक्वल टू बी है मतलब A B है या B A है, यानी A अगर A इक्वल टू बी है तो हाँ वो सेम सेट कहलाएंगे, है ना, इक्वल सेट जिसको कहते हैं। देन A क्रॉस B, अब A क्रॉस B क्या आएगा? अगर अपने को A इज इक्वल टू बी है तो A क्रॉस B क्या आएगा? इसका मतलब हम B की जगह क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं। तो A क्रॉस A इज इक्वल टू क्या होता है? A स्क्वायर, एंड दिस A स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज A क्रॉस A। यानी अगर अपने को A स्क्वायर निकालना है, ऐसा कोई एक सेट है मान के चलो, इस तरह से आपका सेट है, ये है 1 2 3। अब ये आपका सेट है A, अभी सेट A से अगर अपने को A स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा स्क्वायरिंग नहीं करते हैं, है ना। तो ये आपका सेट है, तो इस तरह से आपका एक गिवन सेट है। अभी इस गिवन सेट से अगर अपने को A स्क्वायर निकालना है तो डायरेक्टली इस तरह से स्क्वायरिंग नहीं करना है, तो क्या करना है? अगर अपने को A से A स्क्वायर निकालना है तो इस A को दो बार लिखो, A क्रॉस A, और फिर उसके बाद उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। यहाँ पे वही है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, एंड इसको कैसे लिखना है? पहले A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, एंड दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है। ये आप एग्जाम्पल लेके जस्टिफाई कर सकते हो। एंड ये जो प्रॉपर्टीज है 1 2, ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इन प्रॉपर्टीज को आप एग्जाम्पल लेके जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे A क्रॉस B यानी A क्रॉस इन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C इस तरह से है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अगर A क्रॉस इन ब्रैकेट B माइनस C है तो इसको लिख सकते हो A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। देन A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A इफ एंड ओनली इफ। ये किस चीज का सिंबल है? इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B। यहाँ पे लिखा था कि A और B, ये अलग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, एंड A और B किस तरह, यहाँ पे हाँ ये लिखा है इन जनरल, ठीक है, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है, यानी A क्रॉस B को B क्रॉस A नहीं लिख सकते। लेकिन अगर दोनों सेट्स इक्वल है, मतलब A एंड B वी हैव द टू सेट्स, तो अपने पास जो दो सेट्स है A और B, वो दोनों सेट्स अगर इक्वल सेट्स है तो देन ओनली कार्टेशियन प्रोडक्ट सेटिस्फाइड होती है। लेकिन जनरली कार्टेशियन प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है। लेकिन अपने पास जो दो सेट्स है वो दोनों सेट्स अगर इक्वल है तो देन ओनली कार्टेशियन प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। तो ये भी एक डिफरेंस याद रखना। देन है A इज अ सबसेट ऑफ B, देन A क्रॉस A इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, ठीक है। यानी A अगर B का सबसेट है, सबसेट का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू A टेकन फ्रॉम वेयर B, यानी A अगर चाइल्ड है तो B क्या उसका फादर है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू A टेकन फ्रॉम B, ठीक है। तो इस तरह से अगर A अगर B का सबसेट है तो A क्रॉस A, मतलब अगर अपन इस सेम सेट का, ये जो सेट है ना A, इस सेम सेट का अगर अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो ये सेम सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, एंड इस कंप्लीट स्टेटमेंट का क्या रहेगा? ये सबसेट रहेगा। इसको आप एग्जाम्पल लेके जस्टिफाई कर सकते हो। देन है A एंड B be two non-empty sets having n elements in common, then A क्रॉस B and B क्रॉस A have n square elements in common। ये भी एक important प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये।
एक्चुअली ऑल दे आर इंपॉर्टेंट, नो डाउट, ठीक है, but among all these concepts you know some of the certain properties or certain results are they are very important one, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A और B एक नॉन एम्प्टी सेट्स है जिसमें n एलिमेंट्स कॉमन है। अब A और B एक नॉन एम्प्टी सेट्स है जिसमें n एलिमेंट्स कॉमन है, इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या रहेगा, तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू n रहेगा, ठीक है। अगर A और B में n एलिमेंट्स अगर कॉमन है तो इन दोनों सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, चाहे A क्रॉस B लिखो चाहे B क्रॉस A लिखो, ठीक है, तो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A हैव n एलिमेंट्स इन कॉमन, ठीक है। एंड A और B देखो ये दो सेट्स है A और B, अब इन दोनों सेट्स में इंडिविजुअली इन दोनों सेट्स में अगर इंडिविजुअली n एलिमेंट्स कॉमन है तो इन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में इट मींस A क्रॉस B या B क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स कॉमन रहेंगे, n का स्क्वायर। यानी इन दोनों सेट्स में इंडिविजुअली अगर 2 एलिमेंट्स कॉमन है तो इन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में इट मींस A क्रॉस B या B क्रॉस A में इन ऑल 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 एलिमेंट्स कॉमन रहेंगे, ठीक है। बाकी है A is a subset of B and C is a subset of D, then this implies A cross C is a subset of B cross D. Then A cross B union C cross D is a subset of A union C cross B union D, ठीक है। A cross B intersection C cross D equal to A intersection C cross B intersection D. Then A cross B intersection B cross A is equal to A intersection B cross B intersection A। देखो यहाँ पे एक वन मोर पॉइंट है, अपन दो ऑर्डर पेयर को यानी इफ टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, यानी दो ऑर्डर पेयर को अपन इक्वल कब कहेंगे, यानी इफ A कॉमा B एंड C कॉमा D ऐसे दो ऑर्डर पेयर्स है तो इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को अपन इक्वल कब कहेंगे, यानी A कॉमा B एंड C कॉमा D आर इक्वल, यानी दिस ये दोनों ऑर्डर पेयर्स को अपन यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं कि इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को अपन इक्वल कब कहेंगे, तो इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को अपन इक्वल कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ अगर A इज इक्वल टू C एंड C इज इक्वल टू D है, यानी A इज इक्वल टू C, यानी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो यानी इन दोनों ऑर्डर पेयर में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल कहलाएंगे, यानी ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, अगर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है तो ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, यानी कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, ठीक है, रिवर्स इज आल्सो ट्रू, ओके।